वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर आप सबसे आज मैं एक कैंडिड बात करना चाहता हूं जो एकदम क्लियर सी हैं। और जैसे सीजीएल का आप जैसा मेरा थंबनेल लिख के आप पहचान गए होंगे आवाज़ किस पे बात करने वाले हैं। जैसे ही सीजीएल 2024 मेंस का रिज़ल्ट आया उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जो खड़े हो रहे हैं जो ऐसे सामने हमारी डिमांड से एज ए स्टूडेंट वो क्या क्या डिमांड्स रहेगी वो आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सीजीएल 2024 मेंस ये पहला एग्ज़ाम्स नहीं है, लेकिन यहाँ से सब चीज़ें एक टर्नआउट ले रही है और एक नए रास्ता अपना रही है और कुछ नए क्वेश्चंस पैदा कर रही हैं जिस पे शक हो जा रहा है कि डिपार्टमेंट में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ स्टूडेंट के साथ कुछ अनफेयर तो नहीं हो रहा है। आपको बता दूं कि सीजीएल का रिजल्ट 2 दिन पहले रात को 1 बजे जारी कर दिया जाता। वो अपने आप में एक संदेह पैदा करने वाला था कि रात में 1 बजे जारी करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। और सेकंड उसके बाद जो कट ऑफ छुई है जो जिसने 300 में से ऑलमोस्ट 367 पे किसी का सिलेक्शन हो रहा है, सॉरी 290 का। तो ये सारी चीज़ें सॉरी 390 का सॉरी। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं कि अन्याय हुआ कुछ नहीं हुआ। जब से वो सीट लिस्ट दिखी और अपना उसमें नाम ढूंढने गए तो बहुत सारे लोगों का मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो अपने नाम ढूंढने गए लेकिन उनको एक नाम तो मिला पर वो नाम था नो मैच फाउंड, कि आप यहाँ नहीं हैं। तो बच्चा वो देख के सब घबरा गया और वो सोच रहा और इधर उधर से देख के पता चल रहा है 315 नंबर वाले को अच्छी पोस्ट मिल रही है और किसी के 320 वाले को उसको नो मैच फाउंड मिल रहा है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए और इस तरह से एकदम से अब्रप्टली एक नॉर्मलाइज जो हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे, और मैं एसएससी से गुजारिश करता हूँ कम से कम ऐसे मौक़ों से बचना चाहिए। आपको पता है होली का त्यौहार है और 90,000 स्टूडेंट का आप एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, उसमें से आपको 20,000 को सफल करना है और 70,000 को आपको निराशा देनी थी। निराशा 2 दिन बाद दे देते आप। क्यों आप सारी चीज़ें ऐसे करके ऐसा करना चाह रहे हैं? आप भी तो गवर्नमेंट है ना, आप भी तो एक सिविल सर्वेंट रहे होंगे, आप भी तो इसी रास्तों से गुजरे होंगे ना, आप भी तो पहले दिन से आईएएस नहीं बने होंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपका एक प्रोसेस है, अपना है, जो आप नहीं मैटर करता कि आप अब होली के दिन है, संडे है, सैटरडे आपका डिपार्टमेंट रात दिन काम करता होगा तो शायद हो सकती है ऐसी चीज़ें। लेकिन लिटिल बिट इधर ह्यूमन इमोशंस पे भी आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये एक चीज़ नोटिस की होगी कि ऑलवेज 10% स्टूडेंट्स सफरिंग एवरी एग्ज़ाम्स। एक्चुअली हो क्या रहा है कि 10% लोग हैं जिनको कुछ चीज़ों की वजह से और कुछ डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हर बार नुकसान हो रहा है। और ये 10% कौन है? अब जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो अपर लेवल है और जिनके 300 नंबर से कम हैं वो सोच रहे हैं अपना तो हुआ ही नहीं कुछ, अपने को क्या ही करना। और जो इनके बीच में जो लोग बचते हैं वो 10% होते हैं। इस 10% में आज वो लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, जिनको उम्मीदें थी कि सिलेक्ट होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो पाए थे। ऐसा इस एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है, ऐसा हर बार हो रहा है। कुछ गलतियों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ पेपर सिंपल की वजह से, कुछ और मिस्टेक की वजह से, कोई टाइपिंग की मिस्टेक से, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग की वजह से। एक्चुअली में आज क्या हो रहा है कि जो सेलेक्ट हो गए हैं वो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना, हम तो सेलेक्ट हो गए हैं। मैं आपको बताऊं जो आज 18,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको सबसे पहले उनको बधाइयाँ, क्योंकि आप सेलेक्ट हो गए हैं और यू हैव टू सर्व द डिपार्टमेंट। बट मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ 2,000 लोग होंगे ऐसे जो अपना जो चाहते हैं वो जॉब मिली है और जो चाहते हैं वो लोकेशन मिली है उनको। जो बाकी के 16,000 है ना वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ। अब क्या होगा, जो 16,000 बचे हैं वो नेक्स्ट टाइम अपना पेपर देंगे और बुरा न मानो होली है, लेकिन वो 16,000 में से कल वो भी उनमें से कोई 10% में आएगा और फिर उसके साथ जो अनफेयरनेस होगी तब उनको इस 10% की वैल्यू चलेगी।
और जो इधर बचे हैं जिनको 300 से कम है, कल उनको भी 310-15 नंबर आएंगे। और जब नॉर्मलाइज का ये और क्वेश्चन रॉन्ग का जब खेला होगा तो फिर से इसी कैटेगरी में वापस आके जब खड़े होंगे ना, तो तुम्हें उस दिन बुरा लगेगा कि ये आवाज़ हमें उठानी चाहिए थी, लेकिन हम नेग्लिजेंस। यदि तुम्हें एग्ज़ाम्स देने हैं नेक्स्ट के, तो तुम्हें एक आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, एक ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक क्या हुआ एक्चुअली में ये सबको पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ वो गलत हो रहा है, ये आपको पता है, क्योंकि इतना नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। दैट इज़ ए इम्पॉसिबल थिंग्स। और इतने सारे रॉन्ग क्वेश्चन गलत करके ये सारी चीज़ें हुई है, तो एक अनएक्सेप्टेबल है कि। और बहुत सारे लोग बोले मेरे 320 नंबर है, मुझे कुछ नहीं मिला। और मेरे एक अच्छा दोस्त है जिसको 315 नंबर है, उसको कुछ नहीं मिला। एक्चुअली में उसको एक अच्छी पोस्ट मिल जानी चाहिए थी। बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो जब आंसर की आएगी तो सारा पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो फेल हुए हैं आप भी आवाज़ अपनी बुलंद करें, जो पास हुए हैं आप भी बुलंद करें, क्योंकि 10% में कल आप भी आएंगे और कल तुम भी सफ़र करोगे, ऐसा क्या ऐसा। इसलिए अच्छा है अभी समय रहते इन सारी चीज़ों पे एक्शन ले लेना चाहिए। आप चेयरमैन सर को ट्वीट कर सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि एक यू हैव टू ऑल्सो सर्वेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तुम कल सर्व करोगे किसी डिपार्टमेंट में, तुम्हारी डिसाइसिव पावर होनी चाहिए तुम्हारे पास। उसके बाद जो सम रिफॉर्म्स की नीडेड है उसमें से, अब देखो मैं एसएससी की बहुत तारीफ़ करता हूँ एक्चुअली में, जो डिपार्टमेंट को देख के, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सारों को देख के मैं एसएससी का आज भी सबको रिकमेंड करता हूँ, इफ़ यू हैप्पी देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी। लेकिन इतना अच्छा करने के बाद भी देखो एसएससी आपके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं जिससे हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। और आशा है कि आप हमेशा उस पर खरा उतरेंगे। मैं जब स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स देखता हूँ, पेपर के ऊपर पेपर लीक हो रहा है, ना उनका कोई शेड्यूल बन पा रहा है, ना ऐसा बन पा रहा है, तो स्टूडेंट बहुत उनसे। लेकिन आपने 2018 में जब आपके पूर्व एलिगेशन लेके, और 2018 में जब सीबीआई की जांचेस हुई, उसके बाद जो आपने एक्शन लिए हैं, लेकिन वो आपके तारीफ़े लायक है, क्योंकि एकमात्र डिपार्टमेंट है जो कम से कम ईयरली 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों का एग्ज़ाम्स करवा रहा है। वो चाहे जीडी का हो, चाहे सीपीओ का हो, जो सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, किसी का भी हो। लेकिन कुछ खामियां हैं जो अभी भी रह रही हैं। आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों में, जो उभर के आ रही है। ऐसा नहीं है इसी एग्ज़ाम्स में, लेकिन वो कंटिन्यूसली कर रही है, लेकिन इस पर कोई मांग नहीं उठा रहा। लेकिन इस बार जो हुआ है वो शायद थोड़ा अनएक्सेप्टेबल था, तो इसलिए उम्मीद रहेगी कि इन चीज़ों पर शायद आप अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा नहीं बोल रहे हैं आपको। लेकिन कुछ कमियां हैं, क्योंकि आपके पास इतना वाइड सिस्टम है, आप इतने लोगों का एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो आपके अंदर कैपेसिटी है, यू हैव टू कैपेबल। बट कुछ चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा तो उन चीज़ों को रिफॉर्म कर सकते हैं हम जल्दी से। और एक अच्छा डिपार्टमेंट, एक भरोसेमंद, एक लोगों को अच्छा, एक देश को एक नई दिशा देने वाले आप अफसर दे रहे हैं। आप बी ग्रुप के अफसर दे रहे हैं, आप सी ग्रुप के अफसर दे रहे हैं, आप डी ग्रुप के अफसर दे रहे हैं, तो यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में एसएससी इन पे कुछ एक्शंस करेंगे, कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे जो निम्न है। उसमें से सबसे बड़ा दानव है नॉर्मलाइज। ये पता नहीं कितने लोगों को इसने नया पार करा दिया और किसी नया डुबा दिया, वो तुम नहीं समझ सकते। जिसके साथ ये हुआ है उसको पता है। मानता हूँ प्रीलिम्स में नॉर्मलाइज ओके, बिकॉज वहाँ बहुत सारी शिफ्ट होती है और किसी को पता नहीं चल पाता कि कौन सी शिफ्ट में कितना है, कितना लेवल स्कोर रहा, वो ठीक है। नॉर्मलाइज वहाँ इसे वैलिड है। और वहाँ भी कुछ आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो जेड स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जैसे आईबीपीएस और गेट जैसे इंस्टीट्यूट है वो परसेंटाइल मेथड यूज़ कर रहे हैं। पर आप परसेंटाइल मेथड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसका मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी परसेंटाइल मेथड को लाइए, जिससे और ज़्यादा फेयरनेस आ सके, जिससे जो 10% लोग को हर बार नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचा जा सके। आप यदि जानना चाहेंगे कि आईबीपीएस और गेट किस तरह से नॉर्मलाइज करते हैं और अपना एसएससी कैसे नॉर्मलाइज करता है, तो मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको फ्रीक्वेंट फेयर जो डिफरेंस होएगा वो मैं आपको बता दूंगा। और एक्चुअली में डिफरेंस आता है, जब परसेंटाइल मेथड से जाओगे तो अलग डिफरेंस आता है, जब अपने नॉर्मलाइज से जाते हो तो अलग मेथड। अब कोई बंदा ये थोड़ी कह रहा है मेरी शिफ्ट सिंपल दे दो, तो उसमें तो अच्छे मार्क्स कर रहा है, लेकिन जो अच्छे मार्क्स करने के बावजूद भी उसका मार्क्स नेगेटिव में जा रहा है। किसी के 200 में से 180 नंबर आ गया, वो शिफ्ट सिंपल है तो उसके नंबर 175 तुम कर दोगे, और किसी को 200 में 140 नंबर आए तो उसको 30 बढ़ा के 170 प्लस कर दोगे। तो एक को 30-35 नंबर का फ़ायदा दे रहे हो, एक का नुकसान कर रहे हो। तो वो नहीं, जिसका नुकसान हो रहा है वो तो ये नहीं बोल रहा कि मुझे सिंपल शिफ्ट ही दो, उसको थोड़ी पता है मेरा शिफ्ट कौन सा आएगा।
तो प्लीज़ नॉर्मलाइज की इस चेंज को करें और कुछ और नया तरीका ढूंढने। आज एआई का ज़माना, आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे अलग तरीके अपना सकते हैं। और कम से कम नहीं है तो फिर पेपर का लेवल ही ऐसे मेंटेन कर दो कि जिससे ये सारी भंडाफोड़ करना ही नहीं पड़े, जिससे फालतू का ये अब नॉर्मल जो अब्रप्टली तुम सारी चीज़ें कर रहे हो। जब 2019 के एग्ज़ाम्स हुए उसमें किस तरह से नॉर्मलाइज हुआ आप सबको पता ही है। लोगों के 200 में से 260 नंबर, 240 नंबर आ रहे थे और किसी के माइनस तक में नंबर आ रहे थे। उस समय आवाज़ें उठी थी, लेकिन आवाज़ दब जाती है। टीचर के भरोसे रहते हैं स्टूडेंट, और टीचरों को तो बस क्या चाहिए, उनको तो मिल ही रहा है सब कुछ। उसके बाद लेवल मेंटेनिंग, हाँ वेरी कर रहा है पेपर लेवल इज़ कंसर्निंग कि सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस एंड ऑल्सो आर प्री एग्ज़ाम्स, इनके बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं रहा है। सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम्स वैसे ही आ रहा है जो सीजीएल का प्री का एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो फिर तुम किस तरह से ऑफिसर बनाओगे? मेरे को एक चीज़ बताओ, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहा है सीजीएल दे के, और एक बंदा एमटीएस दे रहा है, वो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उस एमटीएस के पास उतना ही नॉलेज है जितना एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का नॉलेज है, कि दोनों एक ही तरीके से आ रहे हैं ना, दोनों वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जी के दे के आ रहे हैं। बस ये कुछ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करके आ रहा है, ये कुछ क्वेश्चन कम सॉल्व करके आ रहा है। एंड हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो ये सब्सटेंशियल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके लिए मेंटेन करें पेपर का, मेंस के पेपर का लेवल को इंक्रीज करें। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इंक्रीज कर दिए, पर नंबर ऑफ लेवल कहाँ इंक्रीज हो रहा है? वही प्रीलिम्स सेम पेपर कॉपी पेस्ट आ रहा है। आपके पास इतनी बढ़िया अच्छी मशीनरीज है, इतना अच्छा फंड है आपके पास। कम से कम मुझे तो ये लगता है कि आप जब हम 10th का 12th का एग्ज़ाम्स देते थे तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन की वरीयता उस हिसाब से होती थी, 5 नंबर का क्वेश्चन उस हिसाब का आता था, 10 नंबर का क्वेश्चन हाँ जिसमें कुछ मादा रखता था वो आता था। तो उस पेपर को भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो बहुत समझ के बनाया गया होगा कि 10 नंबर के क्वेश्चन को किस तरफ डालना है। ऐसा तो नहीं 10 नंबर के क्वेश्चन वो 1 नंबर का क्वेश्चन डाल देगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन आप लेवल तो वही कर रहे हो, वही रिपीटेशन, वही सारा, उसी से वही कंपटीशन हो रहा है, सारा लक बेस गेम हो गया। किसी की मेहनत कुछ काम नहीं आ रही है, नहीं है तो फिर तुम जाके जीके बना देते हो ऐसा कि जिसमें कुछ कोई नहीं कर पाए। फिर वो तुक्के लगे, जिसके 2 तुक्के ज़्यादा लग गए वो अफसर बन जाएगा, जिसका 2 तुक्के नहीं लगे वो अफसर नहीं बना। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा मुझे ऐसा लगता है, और मेंटेन करिएगा। जब हम सीडीएस और एनडीए का एग्ज़ाम्स देखते हैं और उनके पेपर सॉल्व करते हैं तो सही में एक हवा सी मतलब लगती है कि हाँ एक अच्छा पेपर बना है, एक लेवल मेंटेन किया उस पेपर का। तो वैसे पेपर की उम्मीद रहेगी आप सबसे। वाई मेंस इन मल्टीपल शिफ्ट, ये बहुत बड़ा इशू है कि जब देश 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है कि एक देश में एक इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ अभी भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा रहे हैं। 125 करोड़ लोगों का तुम एग्ज़ाम्स इलेक्शन एक दिन में कराने की सोच रहे हैं, यहाँ 80,000 स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स एक दिन में नहीं करा पा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। आपके पास संसाधन है, ये इसमें कोई नहीं मतलब मैं नहीं इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके पास संसाधन नहीं है, लेकिन शायद आपके अंदर वो विल पावर अभी नहीं नज़र आ रही है मुझे। और मुझे ऐसा आइडिया था और ऐसा था कि जब 2022 का मेंस हो रहा था उससे पहले कुछ जो एजुकेटर्स थे उन्होंने ट्विटर कैंपेन चलाया, तो उसमें बोला कि हमें मेंस सिर्फ 1 शिफ्ट में चाहिए, और ऐसे सीन बाकायदा 1 शिफ्ट में कराया था। ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्टूडेंट थे, उन सभी का 1 शिफ्ट में करवाया था एग्ज़ाम्स। और मुझे ऐसा लगता है सबसे फेयर एग्ज़ाम 2022 का हुआ था, उसमें अच्छी जॉब्स थी, उस हिसाब से कट ऑफ गई, और ना नॉर्मलाइज का कोई भी फंडा इतना ज़्यादा उछल के नहीं आया था उसमें। बट अभी भी आप 2 शिफ्ट में करा के उसके बाद ये इतना उस घोड़े को छोड़ देते हो, वो अपने हिसाब से चलता रहता नॉर्मलाइज वाला। तो प्लीज़ डू इन मेंस ओनली 1 शिफ्ट। तुम थोड़ा लेट कर दो, जितने संसाधन उनको कर को कैसे भी करके ये करो। अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट ए कैपेबल ऑन दैट, तो तुम 2 पेपर कम से कम 1 लेवल का क्यों नहीं बना सकते? मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल दिमाग से परे सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस कर रहा डिपार्टमेंट? इससे एक्चुअली में देश को नुकसान होएगा, देश को अच्छा टैलेंट पूल नहीं मिल पाएगा। लकी लोग मिल जाएंगे, वो हमेशा लक पे विश्वास करेंगे, मेहनत पे कम। सेकंड है वेटिंग लिस्ट। पता नहीं इस पे क्यों नहीं गौर कर रहे हैं, हर बार डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं वेटिंग लिस्ट क्यों ज़रूरी है। यदि किसी पोस्टल साइड में 4000 एम्प्लॉय चाहिए पीए से,
उसमें 4,000 वैकेंसी है। अब जैसे तुम्हारा ये तांडव नॉर्मलाइज वाला चल रहा है, तो कोई बंदा ऑलरेडी इंस्पेक्टर है और तुम्हारे इन नंबर से वो 335 नंबर पे आज फिर से पीए बन गया, क्योंकि 335 नंबर कट ऑफ गई है तुम्हारी पीएसए की इस बार। 300 पे वो पीए बन गया यदि, तो पीए ज्वाइन नहीं करेगा। तो जो 4,000 है उसमें से ऑलमोस्ट 2,000 लोग ज्वाइन करेंगे, 2,000 ज्वाइन नहीं करेंगे। अब जो ये 2,000 ज्वाइन नहीं करेंगे, इससे डिपार्टमेंट को नुकसान होगा। डिपार्टमेंट को 2,000 लोग कहाँ से लेके आके पूरे करेंगे? वो क्या सबको जो डिपार्टमेंट में एमटीएस जीडीएस बैठे हैं उन सबको प्रमोशन करके 2,000 बना देंगे क्या? तो उससे और भी नुकसान होगा, क्योंकि वो टैलेंटेड लोग नहीं हैं जो मतलब ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स में हैं। तो उम्मीद रहेगी कि एसएससी अच्छे टैलेंटेड लोगों को अंदर लाएं। जो 2,000 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो वेटिंग में खड़े हैं, उन लोगों को मौका देना चाहिए, जिससे एक्चुअली डिपार्टमेंट को नुकसान नहीं होगा, जिससे एक्चुअली में देश को नुकसान नहीं होगा। नहीं तो फिर तुम यही वैकेंसी, अब तुम 18,000 की वैकेंसी ला रहे हो, उसमें ज्वाइन 9,000 कर रहे हैं, 9,000 खाली लेंगे। अगली बार तुम फिर से 4,000 पोस्टें करोगे और 9,000 यहाँ से बचेंगे, 15,000 की और वैकेंसी निकालोगे। बताओगे यही कि हमने 15,000 वैकेंसी निकाली? वो नहीं है, पर ये सिस्टम की लूप की वजह से सारी चीज़ें हो रही है और कंटिन्यूसली हो रही है सारी चीज़ें। प्लीज़ फोकस ऑन दैट। फाइनल मार्क्स बिफोर प्रेफरेंस फॉर्म्स। और ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही कि इतना जल्दी क्या हो रहा है कि तुम्हें 3-4 महीने में सब चीज़ें सारी ख़त्म करनी है। 6 महीने ले लो भाई साहब। 3 मंथ्स बाद फॉर्म कम से कम पहले मार्क्स रिलीज़ करो, जिससे बंदा कम से कम खुद को एनालाइज कर पाए कि मुझे कौन सी जॉब चाहिए, इस पोस्ट पे, और मेरी ऑल इंडिया क्या रैंक रह रही है, मुझे ये पोस्ट मिल सकती है, इसमें मेरी जॉब लोकेशन अच्छी मिल सकती है। वो कम से कम एनालिसिस तो कर पाए, उसके बाद उसकी प्रेफरेंस भरा लेना। कितना ही टाइम लगता है, 1 वीक का काम होता है। लेकिन नहीं, आप मार्क्स बाद में रिलीज़ करते हैं। आजकल तो ये भी नहीं बता रहे हैं कि आप कब मार्क्स रिलीज़ करेंगे। देखो, इससे कुछ नहीं होता है कि स्टूडेंट एक आपके ऊपर डाउट करना पैदा कर देता है, और संदेह एक ऐसी चीज़ होती है जो जीवित आदमी को मार देती है। तो उम्मीद रहेगी कि आप नेक्स्ट टाइम पहले मार्क्स रिलीज़ करें और उसके बाद उसके नॉर्मलाइज मार्क्स भी रिलीज़ करें, जिससे वो कम से कम अपने आप को स्टैंड कर पाए कि मुझे किस टाइप की जॉब चाहिए और इस नंबर पे मुझे कौन सी जॉब मिल सकती है। ये सारी चीज़ों को एक स्टूडेंट एनालाइज कर पाए। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ पे भी आप फोकस करेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइज लिस्ट, और ये मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है कि किस बंदे का कितना नॉर्मलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ अनफेयर हो भी रहा है तो उसका कौन बता रहा है? तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा डाउट पैदा हो रहा है कि आप रिज़ल्ट दे रहे हैं। मेरी उम्मीद रहेगी एसएससी से कि आप नाम दें, उसका फादर का नाम दें, उसके बाद उसके एक्चुअल रो मार्क्स दें मेंस के, उसके बाद उसको आप कितने नॉर्मलाइज करें वो भी लेंगे, और उसकी कौन सी शिफ्ट थी और किस जो 18 की थी 20 की थी, दोनों शिफ्ट में कोई भी डाल दो, तो जिससे एवरी स्टूडेंट एनालाइज कर पाएगा कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का कितना नंबर बढ़ा है और उस नंबर पे उसकी कौन सी जॉब मिली। ऐसा नहीं हो, देखो डाउट की, संदेह की कोई हद नहीं होती है, कहीं किसी लेवल से हो सकता है। तो आप इतना सब कुछ कर ही रहे, एक नॉर्मल लिस्ट भी दे दीजिए, जिससे पता चलेगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट को कुछ नहीं चाहिए, एक दिलासा चाहिए कि यार मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, मैं अगली बार तैयारी करूँगा और ये मेरा सिस्टम फेयर है तो मुझे हमेशा न्याय मिलेगा। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं हिडन वे में चला रहे हैं। तो ये डिमांड रहेगी, प्लीज़ प्रोवाइड एक्चुअल मार्क्स एंड नॉर्मलाइज मार्क्स इन ए सीट, दैट्स वाई ईजी टू असेस द स्टूडेंट। जिसे असेस कर पाएगा, ऐसा तो सोच पाएगा किसी का गलत लड़के को कुछ ज़्यादा नंबर तो नहीं दिए गए, तुम बता दोगे ये नॉर्मलाइज है, ऐसा वैसा करके तुम कर लोगे, किसका कितना बड़ा है हमको कोई पता नहीं है। किसी को अनड्यू फेवर मिल गया होगा तो निकल गया होगा। तो प्लीज़ मेरी डिमांड रहेगी कि नॉर्मलाइज लिस्ट जारी करें, जिससे पता चलेगा, हम कंपेयर कर पाएंगे कि जो टॉपर स्टूडेंट है उसको कितने मिले, जो लास्ट में स्टूडेंट है उसको कितने मिले, बीच के स्टूडेंट में क्या क्या नॉर्मलाइज नंबर रहे, किसको कितना फ़ायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, उससे एक फेयरनेस आएगी। आप तो कर ही सकते हैं, आपके पास सारा संसाधन है, क्या ही एक लिस्ट ही तो जारी करनी है, आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है, बट आप जारी नहीं करते हैं, जिससे डाउट पैदा होएगा और संदेह, मैं कहता हूँ, जीवित आदमी को मार देते हैं। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन है कि आप मल्टीपल शिफ्ट में करवाना चाह रहे हैं एग्ज़ाम्स, वो मैं आपसे सहमत करता हूँ। आप सोचते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इतने संसाधन नहीं है कि आप 2 पेपर जिसमें 360 क्वेश्चन होते हैं, 130 उनका लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे आप।
उनके लेवल को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे कि किस लेवल का पेपर इसमें देना है, किस में इसमें देना है। ये बहुत मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, पता है, स्टूडेंट को एक घातक बना देती है। एक स्टूडेंट को सोचने पे मजबूर कर रही है कि कहीं ना कहीं सिस्टम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। क्योंकि जब सिस्टम खराब करता है और सिस्टम कुछ किसी के साथ गलत करता है तो उसका हमेशा उस सिस्टम से विश्वास उड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि एसएससी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और उसमें ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो मतलब मुझे ऐसा लगता है वो खुद संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन शायद वो आज कुछ थोड़ा सा भूल गए होंगे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, यू आर द कैपेबल। तुम्हारे पास ऐसी टीम नहीं है जो पेपर सेटर करने की। इतने लोग बैठे हैं, इतने एसएससी क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, थोड़ी मदद लीजिएगा उनसे। कम से कम चेयरमैन सर आगे आके बता दीजिएगा, स्टूडेंट को कंसर्न को सुनने की कोशिश करो, नहीं तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो पेपर सेटर में जो भी मिस्टेक हो रही है, प्लीज़ अर्ली टू अर्ली सेट दैट थिंग। मेंस के पेपर को थोड़ा सा लेवल उसका चेंज करो, प्रीलिम्स के चेंज करो, सारी चीज़ें मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। स्टॉप माल प्रैक्टिसेस, देखो आपको पता है आपका इतना बड़ा सिस्टम्स है, आप इतना अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि इसे कोने में कुछ न कुछ लूप होल्स तो रही जी। और कहीं न कहीं जैसे अभी एसएससी जीडी का जो बिहार से कुछ सॉल्वर गैंग आया था, एमटीएस के पेपर में भी कुछ चीज़ें आ रही थी कि सॉल्वर गैंग पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, उन पर आपने क्या एक्शन लिया, वो चीज़ें भी आपने कुछ नहीं बताई। और सेकंड चीज़ है यूज़ लाइव क्वेश्चन लाइक IBPS, इस चीज़ पे आप अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे क्यों लगता है ऐसा, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। एसएससी क्या करती है, पहले से एक पेपर सेट करके रखती है और फिर उसको टीसीएस को देती है और टीसीएस उसको अपलोड कर देता है। लेकिन ये जो पेपर तैयार कर रहा है, यहाँ से कुछ गोलमाल तो नहीं हो रहा है? ये भी डाउट होता है, क्योंकि IBPS और क्या करती है, इनके पास एक पूल ऑफ पेपर क्वेश्चन बना रहती है और उसके बाद वो लाइव क्वेश्चन कौन सा कहाँ चला जाएगा किसी को कुछ पता नहीं रहता। तो वैसा सिस्टम आप क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, ये भी मेरी समझ से परे हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसे एक सिस्टम को आप अपनाएं। यूज़ फेयर नॉर्मलाइजेशन, आप IBPS और गेट की तरह कुछ अच्छा नॉर्मलाइज सिस्टम भी ला सकते हैं और AI मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सुना है अभी इसके बारे में आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा दो। AI मॉनिटरिंग करो, कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, कहीं से पेपर लीक की सूचना तो नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा बहुत सारे बच्चे टाइम से पहले किसी पेपर को सबमिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा कोई आउटसाइडर बैठ के गैंग सॉल्वर क्या करते हैं उस पेपर को 20 मिनट में सॉल्व करके दे देते हैं। तो उन चीज़ों को आप, और सेकंड चीज़ है आप ये भी AI से ये भी चीज़ें मदद ले सकते हो कि एक क्वेश्चन जो भी अच्छा क्वेश्चन जो आपने बनाया है उस पर एक बच्चा प्रॉपर टाइम दे रहा है कि नहीं दे पा रहा है, या ऐसा नहीं है वो उसको 10 सेकंड में लगा के निकल रहा है और वो आपको लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है तो कहीं वहीं गोलमेल तो नहीं हो रखी है, उसको AI अप्लाई करके आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों पे आप काम करेंगे, जिससे जिन लोगों के 10% लोगों के साथ जो मैं हमेशा बोलता हूँ अन्याय हुआ है, और बाकी सारे लोग आवाज़ उठाएं और ट्वीट करें। अभी थोड़े 2-4 दिन रुक जाइएगा, उसके बाद सारी चीज़ें सारी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी एक्चुअली में हुआ क्या है। थैंक यू फॉर ए ग्रेट डे, सभी को हैप्पी होली। और मैं प्रयास करके ये सारा वीडियो आपके सामने लाया हूँ आपको हकीकत बताने के लिए। देखो स्टूडेंट की आवाज़ स्टूडेंट को उठानी पड़ेगी, टीचर्स उसमें आपका कुछ नहीं कर सकते, उनका धंधा चल रहा है आराम से, वो आपने देख लिए होंगे कल से वो लगे पड़े हैं। रैंक फर्स्ट हमारे यहाँ से, रैंक 4 हमारे यहाँ से, रैंक 4-5 हमारे यहाँ से, उनका धंधा चलता रहेगा। स्टूडेंट को खुद को सोचना पड़ेगा। यू शुड टेक योर डिसीजन, नॉट टेकिंग एनी वन अदर ऑन बिहाफ ऑफ यू। दे ओनली बस अपनी रोटियां सेकेंगे, उनका काम बन रहा है भाई, उनके तो टॉपर मिल ही गया ना, उनको क्या मतलब जो फेल हो गए। फेल हुए को उनको नहीं पढ़ाया उन्होंने सिर्फ वो टॉपर को पढ़ाते हैं। उनको पहले ऐसे वो दबा लेते हैं हाथ में और फूंकते हैं, फिर बोलते हैं कि टॉपर हमारे बैच ज्वाइन कर लो। बाकियों को तो हम पढ़ाते नहीं हैं, वो सिर्फ टॉपर को पढ़ाते हैं और सिर्फ उनको टॉप करवाते हैं। और क्या बोलूँ उनके बारे में, उनको रियलिटी बता देंगे तो। और उन टॉपर से भी तुम जाके पूछ लेना कि टेलीग्राम पे फ्री का कोर्स 50 रुपये में लिया था तेने, पता नहीं है तेने, बट नहीं, वो आके बोलेगा क्योंकि आज उसको अटेंशन चाहिए। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्यों अटेंशन चाहिए, ये मुझे चीज़ें समझ नहीं आती। यू आर बिकम द सिविल सर्वेंट कल, फिर तुम कल इस सारी पैसों के लिए तुम क्या क्या नहीं करोगे इस देश के साथ।
तुम आज सारे सिलेक्शन होने के बाद पैसों के लिए चक्कर में लिए किसी से इंटरव्यू दिलाने के लिए आप ये सारी चीज़ें करोगे कि मैं सेलेक्ट हो गया, मैं ये हो गया, मैं हो गया, तो फिर कल जब तुम डिपार्टमेंट में जाओगे और कोई तुम्हें 2 लाख रुपए देगा, तुम तो उसका काम कर दोगे पहले से। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, और जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है हम आपकी आवाज़ ज़रूर बनेंगे। शुक्रिया आपका।